जब पहली बार डाल्टन ने दुनिया को बताया कि इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो वो है एटम। और ये बात इतनी सच मान ली थी उन लोगों ने उस जमाने में कि एटम नाम भी एटम इसलिए रख दिया क्योंकि एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। एटम को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल। तो ये डाल्टन ने बताया था 1808 में। इस बात को दुनिया ने लगभग 100 ईयर तक सच मान के रखा। और जब तक 19th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी तक आते आते 1898 100 साल तक लोग यही मानते रहे लगभग कि ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो वो है एटम। अब 19th सेंचुरी की बिगिनिंग होने ही वाली थी कि पता लगा दुनिया को भाई सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, यहाँ तक मैं थोड़ी रिवाइंड कर रहा हूँ स्टोरी को। पहली बार इंट्रोड्यूस किया जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल, जिसके अंदर उसने ये बताया कि एक वाटरमेलन की तरह एटम होता है और उसके अंदर रेड पोर्शन जो होता है वो पॉजिटिव मास है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीज की तरह अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन इट। और उनका नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। अब ये बात को सिर्फ 10 ही साल हुए थे कि 1909 में रदरफोर्ड ने, जो कि इसी का एक स्टूडेंट था जे थॉमसन का, इसने जब अपना मॉडल को लेके आया ना, ये पूरे वर्ल्ड में तबाही मची। मतलब आज भी हम रदरफोर्ड के मॉडल को जानते हैं। कितने 120 साल हो होंगे तकरीबन, 110 साल के। रदरफोर्ड ने पहली बार नाम इंट्रोड्यूस किया कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम है न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड का दिया हुआ है। तो सबसे पॉपुलर मॉडल जो रहा, जो आपने 9th में भी सुना होगा, फिर 10th में पढ़ा होगा, फिर 11th में पढ़ रहे हैं, फिर 12th में पढ़ेंगे और MSc तक पढ़ते ही रहेंगे। ये इतना पॉपुलैरिटी थी इसकी। इसके जितने इसके स्टूडेंट में तो ये तो था ही, इसके भी बहुत से स्टूडेंट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला बाद में, ठीक है ना। और ये इसका स्टूडेंट था। तो रदरफोर्ड मॉडल ने ये बताया, कल की लास्ट क्लास में, कल की क्लास किसने नहीं ली, थैंक गॉड सबने ली। और कल की क्लास जो होने वाली वो भी सब ले लेना, क्योंकि कल की क्लास से क्वेश्चन ऑफ एग्जाम आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत खास होगी, इससे ज्यादा खास होगी। तो सुनना, कल की क्लास के एंड तक हमने क्या क्लैरिफाई कर दिया था कि एटम के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे है? सेंटर में है, ठीक है भाई। ये आ गया था कल की क्लास तक। अब ऐसे में रदरफोर्ड ने अपने पॉइंट बताने शुरू कर दिए। और इसका जो पॉइंट था, जैसे मैंने बताया ना, एक कुर्सी पे लेटा लेटा आंख बंद करके ये बोला अपने स्टूडेंट से, स्टूडेंट आके इसके सर में बड़ा कर रहे, सर आज बताओ क्या करें? जाओ एक काम करो, अल्फा पार्टिकल मारो बोल्ड खोल पे जाके, चलो। और जाके मारने लग गए वहां पे। जैसे उन्होंने बताया कि सर इसमें डिफ्लेक्शन भी हो रही है। डिफ्लेक्शन हो रही है तो इसने सोचा ही कि डिफ्लेक्शन होगी, ये कहानी लास्ट में थी, पता लगी थी ना। तो इसकी आंख खुली और ये भागा गया, बोला दिखाओ कहाँ हो रही डिफ्लेक्शन। और इसने जो देखा वो हैरान करने वाला था कि वास्तव में उसमें डिफ्लेक्शन हुई। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एटम में यहाँ पॉजिटिव है और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अभी भी क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, जो कि इसने पहले ही सोच के रखा था, हाँ पास होंगे। लेकिन सेंटर में न्यूक्लियस होने का सीधा मतलब है यहाँ पर चार्ज पता है कितना हो गया? सिंगल पॉजिटिव नहीं हो गया, सारा का सारा चार्ज यहीं पे तो आ गया। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 79। यानी इसका एटॉमिक नंबर अगर 79 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 79 होंगे प्रोटॉन, ठीक है। ये बार ये डिस्टर्ब करेगा तो इसको ना एक ही जगह पे रोक देता हूँ। ये है भाई, ये जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड, ठीक है। तो इसको ये एक जगह पे रोक देता ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो बस, और कहानी का जो मजा है वो खराब ना हो बस। यहाँ रोक देते हैं, इसके बारे में पढ़ने आ रहे। तो सेंटर में जो मास था,
अब देखो Z की वैल्यू 79 है तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, और ना 79 पॉजिटिव मास है इसका। अल्फा पे कितना है भाई, अल्फा पे तो 2 पॉजिटिव है, तो ये 2 पॉजिटिव है और ये 79 पॉजिटिव है, मुकाबला कर लेगा इसका ये ना। पास में आया ना, थोड़ा भी पास में आया सीधा डिफ्लेक्शन, 2 थप्पड़ में डिफ्लेक्शन, देखो कहां गया। और जो सेंटर में आ गया सीधा, बिल्कुल सेंटर में आ गया सीधा, वो क्या हो जाएगा, बाउंस बैक इन इट्स ओन डायरेक्शन। अल्फा पार्टिकल इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ऑल्दो अल्फा पार्टिकल हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं, फिर भी इसका मुकाबला भाई नहीं कर सकते। तो रदरफोर्ड ने अपनी पहले ऑब्जर्वेशन ली स्टूडेंट से, सर ये हो रहा है, 3 ऑब्जर्वेशन आई। फिर रदरफोर्ड ने उन्हीं ऑब्जर्वेशन से क्या निकाल दिया, कंक्लूजन। अनफॉर्चुनेटली ये भी 3 आई, और उन्हीं 3 कंक्लूजन से इस दुनिया को रदरफोर्ड ने दे दिया अपना मॉडल। और मॉडल की भी 3 ऑब्जर्वेशन ही थी, 3 ही पॉइंट थे। फिर दुनिया ने इसका मॉडल लिया और नील बोहर आया, इसके बाद उसने इसकी कुछ कमियां निकाल दी। तो भाई कमियां तो रदरफोर्ड में भी थी, तो ये लास्ट में आई इसकी लिमिटेशन, और लिमिटेशन भी अनफॉर्चुनेटली 3 ही थी। तो ये इन बातों को हम पढ़ेंगे, ये कॉम्बिनेशन 3 3 3 3 और रदरफोर्ड पूरा खत्म। आपको भी पता है रदरफोर्ड 9-10 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसीलिए लिमिटेशन जो है ना इसकी, यही पूछी जाती है 12th क्लास में, ये बात कंफर्म है। तो एक एक करके देखते हैं भाई, हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स निकालो अपने अपने, सबके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स में जल्दी से निकालो, पेज नंबर 3, राइट का बॉटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब जब रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बहुत कम बच्चे जानते हैं, रेयर एंड रेयरेस्ट। इसे ना प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम भी बोलते हैं। लिख लो, इसके साइड में लिख लो, नोट्स में लिखो, जहां जगह मिले लिख लो। ये नोट्स नहीं है, ये कोडिंग मशीन है पूरी की पूरी। जिनको ये कोड समझ में आ गए उनको तो प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं है, फिर लास्ट के 2 दिन में अपने कोड पढ़ लो और चले जाओ एग्जाम देने। ये साइंस। रदरफोर्ड का दूसरा नाम है प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। क्या कोई बच्चा बताएगा इसने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? और भी तो फॉइल ले सकता था, गोल्ड फॉइल क्यों ली? उसको ज्यादा हाँ, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, सबसे कम। क्या तुमने बर्फी के ऊपर वो एक बर्फी के ऊपर वो देखिए थिन फॉइल, वो इतनी पतली होती है, हल्का हाथ लग जाता वो हटगी वो, बट वो ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो इसमें लिख लो इसकी थिकनेस कितनी थी, 100 नैनोमीटर। गोल्ड फोल्ड की थिकनेस थी 100 नैनोमीटर। हालांकि जितने भी नाम मैं बोल रहा हूँ ना, लिख सब लिया करो, पढ़ो उतना जो तुम्हारे सीबीएसई में है। ये सब नीट के लिए है, जैसे 100 नैनोमीटर, जैसे प्लैनेटरी मॉडल, नीट की और मेंस के एग्जाम के लिए, जिसका जी मेंस का एग्जाम है उनके लिए। तो अपने नोट्स ऐसे बना लो, कोडिंग मशीन ये तुम्हारे 2 साल 3 साल और भी चलेगी अभी आगे। तो भाई इसमें ऑब्जर्वेशन लेके आए इसके स्टूडेंट कि सर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अच्छा भाई, कितनी मोस्ट? 99% पास ही होगी सारी। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? स्मॉल फ्रैक्शन। स्मॉल फ्रैक्शन यानी बहुत कम अल्फा पार्टिकल एंगल बना के निकल रही है भाई, बाय मेकिंग सम एंगल। और वेरी फ्यू में कितनी? 20,000 में एक। जो भी इसके आसपास 20,000 टकराए उसमें से एक बाउंस बैक हुई है। एक एटम के अंदर 20,000 में से एक बाउंस बैक हुई है। तो वेरी फ्यू कम बैक इन इट्स ऑन डायरेक्शन। तो इसके लिए लिख लो कम बैक। ये कोड है, कोड के नीचे अंडरलाइन करा करो बस। तुम्हें क्या लग रहा है ये कहानी पढ़ के जाओगे? एसएसटी थोड़ी ना, ये जितना बड़ा ऐसे होगा उतने ज्यादा नंबर मिल जाएंगे।
यहाँ तो बस कोड लिखो, जो तुम्हारा अंडरलाइन है वो देखो। तो मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, सुनते रहो, इससे हमारा टाइम से वो बहुत ज़्यादा। अगर क्लास में लिखवाते रहते ना तो आज सिर्फ रदरफोर्ड ही हो पाता पूरे दिन में। आज इसके अलावा भी हम 3-4 पॉइंट और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए नोट्स तुम्हारे पास है, घर पे जाके आराम से लिखते रहना अगर तुम्हें लिखना है तो। ऑब्जर्वेशन में पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, ओके। नंबर 2 है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग सम एंगल। तीसरा पॉइंट अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 4 लेफ्ट के टॉप पे। 4 है, कौन सा है? नंबर 4 लेफ्ट के टॉप पे। A few, very few alpha particle come back in its own direction, उसी डायरेक्शन में वो कम बैक होगी by making 180 डिग्री एंगल, पता है ना, 180 डिग्री पे उसी डायरेक्शन में चलेगी। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई? 3 बातों का कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। इसका सीधा मतलब है भाई बहुत सा स्पेस वहां पर क्या है? खाली पड़ा हुआ है, यानी एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर बहुत सा स्पेस खाली पड़ा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में पहली कंक्लूजन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, वो डिफ्लेक्शन क्यों दे रहे हैं भाई? यार देंगे क्यों नहीं, 2 पॉजिटिव इनकी है वो 79 पॉजिटिव से टकराने की, तो इसलिए वो डिफ्लेक्शन देते हैं। तो दूसरा कंक्लूजन है डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू सम रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ है रिपल्सिव फोर्स, दोनों पॉजिटिव थे, और दो अल्फा पार्टिकल हाई एनर्जी है लेकिन वो उससे टकरा नहीं सकती 79 पॉजिटिव से, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू सम रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, जैसा जे थॉमसन कंसीडर करके बैठा हुआ था, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम occupied by the nucleus is negligibly very small as comparison to the total volume of the atom। जैसे मैंने तुम्हें बताया था क्रिकेट का ग्राउंड कितने की रेडियस क्या होती है क्रिकेट के ग्राउंड की? 100 मीटर मान लेते हैं, 100 मीटर होती है, बड़ा ग्राउंड है एडिलेड का। अब यही 100 मीटर को मैं 5000 मीटर कर दूं और एक स्टेडियम बनाऊं, तो समझ पा रहे हो कितना बड़ा स्टेडियम बन रहा है? नरेले जितना स्टेडियम बन रहा है वो 5000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर का नरेला है पूरा, ठीक है। इतना बड़ा स्टेडियम अगर बनाए और बीच में क्या रख दें? फ्लैश की या गोल्फ की बॉल रख दें, ठीक है। गोल्फ की बॉल देखी है सभी ने? हाथ में लिए किसी ने? हाथ में? अब तो सब कुछ आसान है, डीकैथलॉन में जाओ 30 रुपए की मिलती है, मिली, मैं लेकर आया घर पे, हवा बनाऊंगा। लेकिन गोल्फ की बॉल अलग ही होती है, थोड़ी सी भारी होती है, ऐसे लगेगा बहुत हल्की है, ऐसे मारो ना टक की आवाज आएगी यहाँ पे। तो गोल्फ की बॉल अगर मैं रख दूं यहाँ पे 5000 मीटर तक का रेडियस बना दूं, सर्कल बना दूं, तो ये एटम होता है, यानी यार पूरे एटम के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल। तो तीसरा कंक्लूजन आया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, ये है इसका तीसरा कंक्लूजन। अब इन बातों से इसने क्या बनाया? अपना मॉडल बनाया, और मॉडल का जो पहला पॉइंट था ना, इसी पे इसको नोबेल प्राइज दे दिया। क्या? दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एटम, आगे भी तुम सभी मॉडल पे जहां रिजल्ट लिखा हुआ है वो मॉडल है। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय द रदरफोर्ड, ये नाम इंट्रोड्यूस हुआ जो आज तक चल रहा है, न्यूक्लियस। और भी एक तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, नीट में यूज होगा। क्या? रदरफोर्ड को ये नहीं पता था कि न्यूट्रॉन भी कुछ होता है, ये तो ये मान के बैठा था इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं पता था उस टाइम न्यूट्रॉन। इसी का एक स्टूडेंट था जेम्स चैडविक, इसी का स्टूडेंट था वो, उसको उसने बताया बाद में कि न्यूट्रॉन भी होता है सर इसमें, उसको उसके लिए नोबेल प्राइज दे दिया। ले भाई तू पकड़ नोबेल प्राइज। प्रेडिक्ट किया कि इसके साथ भी कुछ हो सकता है, इसने सिर्फ प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इसके जमाने तक इसको पता नहीं था कि न्यूट्रॉन होता है, जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे सोलर सिस्टम होता है, जैसे सन है, सन को बोल दिया न्यूक्लियस, और प्लेनेट घूम रहे हैं ना, उनको बोल दिया इलेक्ट्रॉन,
ठीक है ना। तो मॉडल का दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी बात थी इसकी जो बाद में पॉपुलर हुई, सोलर सिस्टम। कई बच्चे अगर थोड़ा सा ध्यान दे देना तो देखो उन्हें समझ में आ जाएगा। ये प्लेनेट की बात कर रहा है और इसका मॉडल देखना क्या नाम है, प्लेनेटरी मॉडल, वो इसी के नाम पे था, ठीक है ना। एटम को प्लेनेट से कंपेयर करना तो प्लेनेटरी मॉडल। तीसरा रिजल्ट का पॉइंट, मॉडल का पॉइंट आया, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसने बताया दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, अट्रैक्शन से हेल्ड करके बैठे हुए। तो ये तुम्हारा पूरा मॉडल हो गया। लेकिन कमियां निकालने वाले हर चीज में कमियां निकालते हैं। अभी ये चैप्टर में बहुत कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें तुम्हारे सामने आएगी, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। अभी मैंने साइंटिस्ट के नाम दिखाए नहीं थे यार। तो लिमिटेशन से पहले ना थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। जो साइंटिस्ट के नाम कितने रह गए, दो ही रह गए, सारे खत्म हो गए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बारे में बताइए भाई क्या था। आप तो अब तुम बोल रहे हो ना ऐसे मैक्सवेल, ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया तुम्हारा स्टेटस है, कुछ पर्सनैलिटी सी लग रही है। ऐसे चीजों के नाम भी बोलना। मैक्सवेल, सिर्फ एक नाम, जेम्स छोड़ो, सरनेम याद रखो, मैक्सवेल। अगले का नाम बताओ, मैक्स छोड़ो, प्लैंक, ठीक है। ये आइंस्टीन, इसका नाम है, बोलो, ये भी हो चुका था कल, लुई डी ब्रोय, फ्रेंच फिजिस्ट, ठीक है ना। डी ब्रोगली मॉडल भी आएगा। इसने जो बात बताई है ना, अब तुम इसके लिए भी देखो, श्रोडिंगर की बात कितनी अजीबोगरीब थी। क्या बोला, पैरेलल वर्ल्ड होता है। और एक और था साइंटिस्ट, उसने क्या बताया था, क्या था, हाइजेनबर्ग ने तो यार बम बनाया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कोई नहीं, जब आएगा फिर देखेंगे। अब तो एक करके इसने जो बात बताई है, पता है क्या बोला, ये हर चीज का दो बिहेवियर होते हैं, डुअल बिहेवियर। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारोगे तो ये वेव भी है। अब ये बोल रहा है इस दुनिया में हर चीज का डुअल बिहेवियर होता है, हर चीज का बोल दिया। कहने का मतलब कितने लोग हैं जो गांधी को ठीक मानते हैं, होंगे कुछ परसेंट, लेकिन कुछ परसेंट गलत भी मानते हैं ना, डुअल बिहेवियर। कितने लोग हैं जो भगत सिंह को ठीक मानते हैं, बहुत से होंगे, लेकिन है ना जो गांधी को ठीक मानते होंगे वो भगत सिंह को ठीक नहीं मानते। डुअल बिहेवियर। इसने पता क्या बता दिया, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, सबके अंदर डुअल बिहेवियर है। कोई कहेगा कि ये चीज ठीक है, तो कोई कहेगा ये चीज ठीक नहीं है, कोई कहेगा ये चीज ठीक है। तो हर चीज के अंदर, इसीलिए तुम किसी से बहस मत करियो। तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ खड़ा है, वो यहाँ खड़ा है, वो कहेगा ये 6 है और ये कहेगा ये 9 है, और इसी में लगे हुए हैं सब। कोई कहता है, अब इसको तुम पॉलिटिक्स में भी ले जाओ, कहीं ले जाओ, कोई कहता है राम मंदिर ठीक है, कोई कहता है नहीं खराब है, कोई कहता है ये चीज ठीक है, कोई कहता है खराब है। ये बात इसने बता दी थी पहले। बोला जो बिहेवियर इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, वो हर कोई करेगा, तुम भी करोगे। ये वो बात उसने पहले बता दी साइंस में, डुअल बिहेवियर। किसी के लिए कोई चीज ठीक होती है तो किसी के लिए कोई चीज वो खराब होती है, यानी डिबेट चलती रहेगी, ये कभी रुक नहीं सकती कभी भी, ठीक है ना। हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है। अभी तो देखना भी तो बहुत गहराई वाली बात है। ये लुई डी ब्रोय, आगे चलते हैं। इसका नाम नील बोर, इतना क्यूट सा है। इसकी एरोगेंसी देखिए एक बार। कौन है ये? हाइजेनबर्ग, ठीक है ना। ये श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट वाला। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, नाम भी कैसा है, वोल्फगैंग, वीडियो की गेम। काश हमारे भी साइंटिस्ट होते ऐसे पढ़ते। फिर राहुल, पुनीत,
पॉली, अब ये पॉली आ गया, अब लास्ट रह गया, इसका नाम है हंट्स, हंट्स रूल, ये हंट्स रूल के लिए था, ठीक है ना, बस लास्ट है ये खत्म। अब ये जितने भी हैं सारे खत्म हो गए हैं। अब एक एक करके हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इसको लगातार पढ़ते रहेंगे। फिलहाल तो हमारा ये चल रहा है भाई। इसकी कमियां देखियो भाई। पहली कमी लिमिटेशन, नंबर 1 पहली कमी, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इसके हिसाब से ये जितने भी हैं इसका एक रीजन भी है और वो ये है, ये बोल रहा था कि ना इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, तो मैक्सवेल बोला थोड़े सालों बाद यार ऐसे घूमता है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है ना तो वो एनर्जी लॉस करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, नॉर्मल पार्टिकल, ये देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एनर्जी लॉस करेगा तो लॉस करता 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 एक न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, इसीलिए ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना, फिलहाल ये रखना, मैक्सवेल के टाइम तक ये बात और अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरी कमी, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन एंड द he could not explain how electrons are distributed around the nucleus। देखो बोहर ने क्या शानदार तरीके से बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहली में कितने 2, दूसरी में कितने 8 और तीसरी में कितने 8। ये पता क्या बोला, इससे पूछी इलेक्ट्रॉन कैसे है सर इसमें, बोला जैसे सोलर सिस्टम में वैसे हैं, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का सिस्टमैटिक पैटर्न था ही नहीं। तो उसकी दूसरी कमी क्या रही, he could not explain how electrons are distributed around the nucleus। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली नहीं बता पाया। तीसरा पॉइंट, he could not explain the energy of electron, जो कि बाद में जाके बोहर ने बताई, यानी ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बोहर ने। अभी देखना क्या क्या आएगा, इतना तक भी बता सकते हैं आज की टेक्नोलॉजी से हम कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में घूम रहा है ना, इसकी एनर्जी कितनी है, एक्यूरेट एनर्जी बता सकते हैं। तीसरी शेल में घूम रहा तो इसकी एनर्जी कितनी है, ये बोहर ने बताई थी सारी बात। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन खत्म होता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और ये इतनी जल्दी इसलिए हो गया कि हमारे पास नोट्स थे, नहीं तो ये आज में खत्म होता नहीं आराम से। ठीक है भाई, अब इससे आगे चलते हैं। आज का जो 4 बातें खत्म करनी है उसमें दूसरी पॉइंट पा दो। एक बार जल्दी से तुम्हारा ये जो पॉइंट रह गया था इसको भी निकाल लो। एनसीईआरटी निकालो जल्दी से, इस बैच में तो खत्म हो गया था भाई, तुम्हारे बैच में रह गया। चलो भाई, इस पे अंडरलाइन कर लो एक बार। विलियम रॉन्टजिन ने, ग्रीन कलर है और ये टॉपिक इसके बराबर में 2.2.1 के साइड में देखो, ये अंडरलाइन कर लेना जो मैं बात बोल रही। कोई बच्चा बताएगा विलियम रॉन्टजिन ने क्या बताया था, एक्सरे, अंडरलाइन करो। विलियम रॉन्टजिन ने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन को किसी मटेरियल पे मार देंगे, ब्रैकेट में लिख दो मटेरियल कौन है, पैलेडियम, पीडी लिख दो। इलेक्ट्रॉन को पीडी पे मार दोगे तो एक रे निकलती है, उस रे के बारे में इसको पता नहीं था, इस रे क्या है, इसका नेचर भी नहीं पता था। तो पता ये क्या बोला भाई, रे निकलती है इसमें से, अगर इलेक्ट्रॉन को पैलेडियम पे मार दो तो बोले कैसी है भाई रे, तो पता क्या बोला, हाँ वो कल आएगा, कल की क्लास में स्टार्ट हो जाएगा वो भी। बोला सुनना इंटरेस्टिंग चीज है, इससे पूछा कि कैसी रे निकल रही है, बोला मेरे को नहीं पता रे। समझ रहे हो इस क्रॉस का मतलब क्या है,
भाई मेरे को नहीं पता, क्रॉस, आई डोंट नो, रे, और आज तक इसको एक्सरे ही बोलते हैं, मेरे लिए में एक्सरा, आज तक बोल रहे हैं इसको एक्सरे, जबकि इसका बिहेवियर बाद में पता लग गया, लेकिन नहीं, तब से नाम देखो क्या लिखा हुआ है, कितनी कमाल की बात लिखी हुई है। रोन्टजिन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ रेडिएशन, ही नेम्ड देम एक्सरे, क्रॉस, रे, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे हो तो आता है हेनरी बैक्वेरेल, इसने किसके बारे में बताया था? बहुत बढ़िया, रेडियो एक्टिविटी। तो नीचे अंडरलाइन करो, रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट नॉन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसके बारे में बताया था। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम है मैरी क्यूरी का नाम ना है, ये तो गलत है भाई। मैरी क्यूरी अकेला ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हो, और भी किसी को मिलेगा तो मे भी हो सकता है, बट मेरे को नॉलेज, लड़कियों में तो यही है, मैरी क्यूरी 2 नोबेल प्राइज। इसका हस्बैंड अगले आगे इसका हस्बैंड है ये पीरी क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडी। फ्रेडरिक सोडी भी रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, ये भी तुम देखोगे थोड़े दिनों में। रदरफोर्ड ने बताया था अल्फा हाई एनर्जी होती है, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। अब ये लास्ट लाइन रहेगी तुम्हारी, और ये हो गया तुम्हारा ये ग्रीन पोर्शन भी खत्म। अल्फा पार्टिकल के बारे में तो आपको पता ही लग गया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं भाई? हीलियम 2 पॉजिटिव, बताया था ना लास्ट क्लास में, अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव। अब ये लोग कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी ना अल्फा की हाई होती है, तो भाई फिर बीटा की तो इससे 100 गुना हाई होती है, और गामा की तो भाई इससे 1000 टाइम 1000 टाइम हाई एनर्जी। मतलब गामा रेडिएशन को अगर मैं लेजर लाइट को इस पर मार दूं तो इसमें से ये दीवार में से भी निकल जाएगी। ये इतनी छोटी इतनी मोटी दीवार इसको हैंडल नहीं कर पाती, ठीक है ना। इसके लिए कंक्रीट की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनती हैं। शायद तुम्हारे बैच में मैंने यही बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें से क्या निकलते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। अब तुम देख लो, जो रदरफोर्ड था उसके स्टूडेंट, उनके पास कैसी मशीनें रही होंगी कि वो बीटा और गामा को रोक देते थे और अल्फा को बम्बार्डमेंट करवाते थे उस पर गोल्ड फॉइल पे। अरे अल्फा पार्टिकल यहीं से तो निकलेंगे, थोड़ा ना कि एक अलग सी पॉलीथीन में लेकर अल्फा अल्फा आ गई, अल्फा गई, वो भी तो रेडियो एक्टिव से निकलेंगी अल्फा। तो पता नहीं क्या मशीनें रही होंगी उनके पास, बीटा गामा को रोक देते थे और अल्फा को स्ट्राइक करवा देते गोल्ड पे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा में से सबसे खतरनाक रेडिएशन कौन सी है? अगर हमारे नरेला में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सोचो यहीं पे मेरे पास रखा और लीक हो जाए ना, पूरा नरेला खाली करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पूरा नरेला। ये इतनी खतरनाक होती है, ह्यूमन बीइंग के शरीर के अंदर से निकल जाती है। तो इस पे अंडरलाइन करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? छानना, छेदन क्षमता, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल चीर के जो निकल जाए, ठीक है ना। पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल की सबसे कम होती है, बीटा की 100 टाइम होती है एंड गामा की 1000 टाइम देन अल्फा पार्टिकल। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? गामा। तो ये पोर्शन था जो उनका खत्म हो गया था, तुम्हारा ये भी खत्म हो गया। अब सीधे आ जाओ एक्सरसाइज का 38 क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 38, तीन क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है 38 और टिक मार्क जरूर लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 38 बोल रहा है a certain particle carried 2.5 into 10⁻⁻16 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक्सरसाइज। सर्टेन पार्टिकल कैरी दिस चार्ज, बताओ उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? चलो भी लड़कों में बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? फूल 1
1.6 10 की माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो भाई हो गया क्वेश्चन खत्म। जब इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो फिर एक कॉलम का चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डिवाइड कर दो, ये लो भाई। लेकिन इन्होंने कितने का पूछा है, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 कॉलम पे। तो बताओ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में ये हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इलेक्ट्रॉन। आंसर आ जाएगा 1.5। वेरी गुड, 6 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन, लगभग इतना आंसर आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 एनसीईआरटी पढ़ो उसको अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पढ़ लेना, रदरफोर्ड का ही है। पढ़ लिया। क्वेश्चन में साफ साफ ये पूछा गया है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एल्यूमिनियम भी तो ले सकते थे, ये नहीं लिया, गोल्ड लिया। बता दो क्यों? ये साफ बोल दिया ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में सर पार्टिकल्स गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल चलता है। एल्यूमिनियम में जो पार्टिकल्स कम डिफ्लेक्ट होगी, भी उसके पास भी कम डिफ्लेक्ट, क्यों कम डिफ्लेक्ट होगी? सर क्योंकि एक एक करके बोला यार। इसका प्रोटॉन तो क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। नहीं, बात तो तूने अच्छी बताई। इलेक्ट्रॉन Reason कम तो होते नहीं हैं। है इसका। क्योंकि हाँ, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कम है, लॉजिक नहीं है। इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए। आपका क्योंकि जो गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है हाँ, वो ज्यादा है, उसमें 79 प्रोटॉन भी ज्यादा। इसने भी बात बोली, बिल्कुल सही जवाब ये है। सुनो ध्यान से, सही जवाब यही है भाई। एक ये देखो, इसमें है 79 पॉजिटिव, इसमें है 13 पॉजिटिव। लो भाई, ये आ रही है अल्फा, अल्फा हीलियम 2 पॉजिटिव, अल्फा यानी हीलियम 2 पॉजिटिव किससे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी? डिफ्लेक्ट तो इससे भी होगी, लेकिन वो इतना कम होगी कि उसके स्टूडेंट ऑब्जर्व कर भी नहीं पाएंगे। इसमें इतना प्रॉपर डिफ्लेक्शन होगा कि वो आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, इसलिए गोल्ड ली। पता लग गया, लाइटर एलिमेंट नहीं ले सकते। उसे तो पता ही नहीं था कि डिफ्लेक्ट भी होगी, तो किससे? तो इसीलिए तो उसने गोल्ड फॉइल को बोला। अगर वो इसको बोल देता तो स्टूडेंट आगे बोलते सर इसमें हो ही नहीं रहा डिफ्लेक्शन, सारी पास हो। इसलिए उसने जानबूझ के गोल्ड फॉइल बोली। तो सर वो गोल्ड प्लैटिनम। ज्यादा भी तो ले सकता था, अपने गोल्ड प्लेटिनम ले, क्वेश्चन में बोला गया है प्लेटिनम भी ले सकते हैं, जिसका मास हैवी हो वो ले सकते हैं। अभी आप अब ज्यादा हैवी वाले तो पता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी वो थोड़ा ले लेंगे, रेडियोएक्टिव तो ले भी नहीं सकते। उतना मैलिएबल भी तो होना चाहिए। मैलिएबल भी, और ये भी एक रीजन है मैलिएबल, लेकिन अभी इतनी बात थोड़ा लिखेंगे मैलिएबल की भी। मैलिएबल पता है गोल्ड के बारे में एक लॉजिक है, 10 ग्राम गोल्ड इतना मैलिएबल होता है कि इसकी वायर को कितना 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हो। 10 ग्राम 1 तोला गोल्ड, इसको अगर तार बनाए ना तो इसका तार 1-2 किलोमीटर तक चला जाएगा। 1 तोला तो 11.66 होता है। 1 तोला 11.66 होता है। 10 ग्राम 10 ग्राम को होता है वैसे प्रैक्टिकली, वैसे हाँ वैसे बोलते होंगे यार। पता है क्या चक्कर है, हम अपने ना इंडियन डायमेंशन से ना यूज नहीं करते, तो इसलिए हम 1 तोले को 10 ग्राम में बोलते हैं रफली। नहीं तो तुम में से कोई इंडियन डायमेंशन, अगर हेलो यहाँ तुम में से कोई इंडियन डायमेंशन यूज करे तो बताइए एक बार, एक रत्ती कितना होता है? आने में होता है कुछ जानना, रत्ती ग्राम में होती है। सुना है इंडियंस 0.75 इंडियन बोलते थे मेरे रत्ती भर भी दिमाग नहीं है। 0.75 ग्राम। तो ये जो डायमेंशन है ना हम अब भूल चुके हैं और थोड़े दिनों बाद बिल्कुल गायब हो जाएंगे। एक कोस कितना दूर होता है? इंडियन डायमेंशन है 3 किलोमीटर। एक कोस
तो भी डाउटफुल है, देख ले। इसका मतलब हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सारी जगह ले लिए हैं, किलोमीटर, मीटर, मिलीग्राम, मिलीग्राम हो गया, ग्राम हो गया। आप केमिस्ट्री लैब में पढ़ोगे मिलीग्राम, कोई नहीं बोलता मत तोला, टीचर ये नहीं बोलते एक तोला वो दे प्लेटिनम दे, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं बोलते वहां पे। आंसर लिखो, इसका प्रॉपर आंसर लिखो। ये भी बात सच थी, मैलिएबिलिटी भी होनी चाहिए जो इसने बताया, डक्टाइलिटी भी, लेकिन ना हम इसको आंसर में नहीं लिख पाएंगे। आंसर ऐसा होना चाहिए भाई जो कम से कम टीचर इसमें नंबर दे, और ज्यादा रीजन भी, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आए थे तो ज्यादा रीजन नहीं दे सकते। क्वेश्चन कौन सा है? 40। तो meritnation.com या फिर mycbscguide.com के आंसर बहुत प्यारे हैं। इससे प्यारे आंसर चाहिए हो तो तुम ABC या फिर वहां चले जाओ, प्रदीप फंडामेंटल, ठीक है ना, वहां के आंसर भी NCERT के अच्छे हैं, ठीक है। बाकी और जितने भी सोर्स है ना, ये MTG, टुगेदर, ये सब बकवास है सब, ठीक है। ये सबसे बढ़िया सोर्स है आंसर के, बढ़िया आंसर मिलेंगे तुम्हें, सेटिस्फाइंग होंगे। लिखो आंसर है, लाइटर एटम वुड बी एबल टू कैरी, बोर्ड पे भी देखते रहियो, लाइटर कौन है? एल्यूमिनियम। लाइटर एटम वुड बी एबल टू कैरी वेरी लिटिल पॉजिटिव चार्ज, would be able to carry very little positive charge dot, hence they will not cause enough deflection, hence they will not cause enough deflection of alpha particle with alpha particle, विद अल्फा पार्टिकल। जल्दी से पढ़ो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइनली आज का टारगेट खत्म हो जाएगा। 2.41 एक्सरसाइज का 2.41। और फिर से मैं बोल रहा हूं टिक मार्क लगा के रहना, क्योंकि हमें 170 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और मैं एक और ही फैक्ट बता दूं, यहां से सुनो ध्यान से, हेलो प्लीज प्लीज यहां सुनो। 170 क्वेश्चन में से अगर मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन करवा दूं ना एग्जाम में, इनसे बाहर आज तक कुछ आया ही नहीं, देख लो, करते हम 170 है, सिर्फ मैं 20 क्वेश्चन पे टिक लगाऊंगा और उसी से एग्जाम होता है, उसी से एक क्वेश्चन ही बाहर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल भी उसी में आ जाएंगे सब। 150 क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ किसके करते हैं? एनसीईआरटी के, नीट और मेंस के भी आप देख सारे, देख लो सारा पेपर इसी में बनता है। मैं अभी बोल दूंगा, लो भी 20 में से 2 क्वेश्चन तो हो गए पॉली एक्सक्लूजन और हंड रूल, मेरे को पता है कोई स्कूल छोड़ता है नहीं, इनको आते हैं एग्जाम में। 20 में से 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक कॉपर और एक क्रोमियम, कोई स्कूल नहीं छोड़ता है इसको, ये आते हैं। फिर भी हम 150 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, देख लो, जिनमें से बहुत से तुम होमवर्क में कर लोगे, ठीक है ना, बहुत से यहाँ भी होते रहेंगे, सारे कवर हो जाएंगे, हंसते खेलते, जैसे ये वाला कवर हुआ अभी। मेन तो बस ये 20 ही है, 20 और 20 ही करवा के छुट्टी करो तो लो भी होगा, सिलेबस खत्म, 5 दिन में खत्म, 5 दिन में टॉपिक स्ट्रक्चर खत्म। रटवा दूंगा ये बस 20 में, अच्छी तरह से रटवा दूंगा, रट्टा मरवा ले लेंगे इन्हीं 20 का, एक बार एग्जाम, एक बार फिर एग्जाम रट के, यही आने एग्जाम में। 41 लेकिन एग्जाम करेक्ट करके भाई कुछ फायदा तब होना जब नीट मेंस करेक्ट करो, तब तो कुछ बेनिफिट भी है, इनका क्या ही बेनिफिट है। क्वेश्चन सीधा सीधा सा बोला गया है, ब्रोमीन 3579, ब्रोमीन 7935, बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? गलत कौन सा है? सेकंड वन रॉन्ग, दिस इज राइट, वो भी यही कह रहे हैं और कह रहे हैं क्यों? वेरी गुड, सिंबल, कन्वेंशन साइन ऑफ सिंबल साफ बोलता है कि हमें AXZ से रिप्रेजेंट करना होता है एलिमेंट को, दिस इज नॉट AXZ,
पीछे ध्यान से भाई, मैं 2 बार इग्नोर नहीं करूंगा, एक बार हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स तक पता रहेगा तुम क्या कर रहे हो क्लास में। AXZ समझ रहे हो ना, ये दिस इज नॉट AXZ तो कौन सा एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर ये है, x ये है और ये है, दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। लिखो आंसर प्रॉपर्ली। द जनरल कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द जनरल convention of representing an element along with Z and A is AXZ. Hence bromine 3579 is acceptable, but छोड़ो acceptable। ये यहाँ तक होगा आंसर इसका। फाइनल टारगेट खत्म। एक और क्वेश्चन रह गया लास्ट, और वो है 38 हो गया, 40 हो गया, 41 पे ही था, तो 38 हो गया ना हमारा, नहीं हुआ, हो गया भाई, सारे खत्म हो गए।